हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे या अपने इस चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम सब पढ़ रहे थे स्टील स्ट्रक्चर में, मतलब कह सकते हैं आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसमें हम सब पढ़ रहे थे। अभी तक जो पढ़ रखा है वह आपका है वेल्ड जॉइंट, मतलब कि जो आपका वेल्ड जोड़ है वह क्या होता है और उसको कैसे किया जाता है, मतलब कि उसकी जो गुण होती है, जो उसकी विशेषताएं होती हैं, और उस पर आधारित हम सब ने एक न्यूमेरिकल को लगा लिया था इसके पिछले वाले लेक्चर में, जो कि आपका स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है। और स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के सभी लेक्चर को देखने के लिए आपके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, ये स्टील स्ट्रक्चर, इसकी पूरी जो थ्योरी पढ़नी है आपको, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या तो आप चैनल खोल के जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको, मतलब मेरी जितनी वीडियो हैं, चाहे वो ड्राइंग की हो, चाहे एस्टीमेट की हो, चाहे स्टील की हो, या किसी और सब्जेक्ट की हो, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो अभी स्टील, जो आपकी डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, इसके बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, सब मिला के 7-8 हुए हैं या शायद 11 हो गए हैं। उनमें मैंने सभी को रखा है। तो क्या करेंगे, आप जाएंगे शुरुआत से सभी को आसानी से देख लेंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया हुआ है और वो आप समझ जाएंगे। आज क्या करने वाले हैं हम सब, आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि हमारा सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इस सब्जेक्ट में हम सब एक चैप्टर ले रहे हैं जो कि आपका है टेंशन मेंबर, तनन अवयव। टेंशन मेंबर, तनन अवयव। इस चैप्टर को हम सब एक ही लेक्चर में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें आपके न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, एक दो डिज़ाइन पढ़ेंगे, और जो टेंशन मेंबर हैं इसके जो चरण हैं, कैसे इसकी डिज़ाइन की जाती है, इसमें हैं क्या, टेंशन मेंबर होते क्या हैं, इनके बारे में चर्चा की जाती है, कि करेंगे हम सब। तो सबसे पहले जो बात आती है कि टेंशन मेंबर, स्टील डिज़ाइन में हम सब आज पढ़ने वाले हैं टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर है क्या, देखिए, आपने कोई संरचना बनाई, आपने कोई संरचना बनाई और उस पर कौन सा लोड आ रहा है, टेंशन लोड आ रहा है, और उस टेंशन लोड को, आपने कोई संरचना बनाई और उस संरचना पे कौन सा भार आ रहा है, कोई टेंशन लोड लग रहा है। तो जो इस लोड है उसको जो रोकता है, ताकि आपका जो भवन है वो क्षतिग्रस्त ना हो, वही मेंबर होता है आपका टेंशन मेंबर। समझिए आप ना, फिर से मैं बता देता हूँ टेंशन मेंबर क्या होता है। किसी भी संरचना का वह भाग जो, किसी भी संरचना का वह भाग जो संरचना पर आने वाले तनन भार का वहन करता है, टेंशन मेंबर कहलाता है। या तो एक लाइन आप ऐसे भी कह सकते हैं, संरचना का वह भाग जिस पे सिर्फ तनन भार कार्य करता है, या तनन लोड कार्य करता है, या तनन जो आपका लोड है वह एक्ट करता है। ठीक, तो ये थी मेरी टेंशन अवयव के बारे में। तो मैं यहाँ एक बात लिख देता हूँ, यहाँ पे जो हमारा क्या है, तनन अवयव। ठीक ना, तनन अवयव क्या है, इसके बारे में छोटी सी बातें लिख देता हूँ। क्या होता है, यह क्या है, संरचना का भाग है। कौन सी संरचना का भाग है, इस्पातीय संरचना का भाग है, संरचना का भाग है, संरचना का भाग है जिस पर केवल तनन भार कार्य करता है। इतनी बातें कंफर्म। तनन अवयव किसी भी संरचना का, किसी भी इस्पातीय संरचना का वह भार होता, उस भाग होता है जिस पे तनन बल सिर्फ कार्य करता है, मतलब कि इस पे जो किसी भी तरीके का लोड आए, लेकिन इसमें सिर्फ तनन बल कार्य करेगा। ओके, अब जो बात आती है आपकी कि इसके भाग कौन कौन से हैं, या हम तनन अवयव की सामर्थ्य को कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे बातें करने वाले। ठीक है, तो भाग जो है आपका एक एंगल सेक्शन हो, मतलब देखिए, आप प्लेट कोई सेक्शन हो सकती है, मतलब प्लेट भाग हो जिस पे आपका टेंशन लोड आ सकता है, एंगल सेक्शन टेंशन लोड आ सकता है। ये आपके दो सेक्शन है जिस पे टेंशन लोड आ सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ सबसे पहले, देखिए, ये मैंने आपके लिए एक नोट बनाया, छोटा सा नोट है पूरे टेंशन मेंबर का। इसमें मैंने टेंशन मेंबर के पूरे भाग को किया हूँ।
इसमें टेंशन मेंबर के पूरे भाग हैं, तो इसकी जो फ़ोटो है वो आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगी, आज ही मैं डाल दूंगा। यहाँ से क्या करेंगे, आप फ़ोटो डाउनलोड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको पूरा, ये अगर आप 5 मिनट में ये आपकी ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट में आप एक चैप्टर पूरा ख़त्म कर ले जाएंगे। ये 5 मिनट जो आपके चैप्टर ख़त्म होने वाले हैं, तो इसमें क्या होगा, आपके सारे बेसिक चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी आपको। तो अपना ये टेंशन मेंबर के बारे में इतना भाग हो चुका है। तो टेंशन मेंबर आपको समझ में आ गया होगा क्या है कि टेंशन मेंबर किसी संरचना का भाग है जिस पे सिर्फ तनन बल कार्य करता है। ठीक, अब इसकी सामर्थ्य क्या है टेंशन मेंबर की, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हमें जो सवाल में दिया जाएगा, जो क्वेश्चन आपको टेंशन मेंबर से जो सवाल आने वाला है वह आएगा कि टेंशन मेंबर की डिज़ाइन कीजिए, टेंशन या कह सकते तनन अवयव का विकल्पन कीजिए, या कहेगा कि ये न्यूमेरिकल है इस, या और आपको ये भी नहीं बताएगा कि टेंशन मेंबर का ही न्यूमेरिकल है। सवाल में ये नहीं बताएगा कि ये आपको टेंशन मेंबर का न्यूमेरिकल है। ये आपको समझना, वो लोड दे देगा और किस प्रकार से लोड कार्य कर रहा है ये आपको दे देगा सवाल में। और मान लीजिए रिविट करेक्शन है तो बोल देगा कि जो आपका टेंशन मेंबर है ये रिविट द्वारा बधी गई है। अगर बोल्ट कनेक्शन है तो बोल देगा कि बोल्ट द्वारा बधी गई है या तो बेल्ट से फिक्स की गई है। तो अब हम सब जो पढ़ने वाले हैं आगे टेंशन मेंबर के बारे में, वो हमारा है क्या है, तनन अवयव की सामर्थ्य। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक हम नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में चलेंगे इसको लेके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, और बहुत शॉर्ट में लेके चलेंगे इसको हम सब, ताकि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। हमने टेंशन मेंबर पढ़ लिया, अब टेंशन अवयव की उसकी सामर्थ्य क्या है इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपको टेंशन मेंबर है इसके सेक्शन है, कई सारे काट हैं। यदि यह प्लेट के साथ जुड़ी है, टेंशन मेंबर आपके प्लेट के साथ जुड़ी है तो क्या होगा और कैसे होगा। देखिए मैं एक फिगर बनाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, मान लीजिए देखिए आपकी कोई एक प्लेट थी, ठीक है ना, ये डॉट, ये मतलब क्या है आपकी कॉन्टिन्यू है, ठीक है ना, और दूसरी प्लेट आपकी ये वाली है, ठीक है ना, दूसरी प्लेट आपकी क्या है, ये वाली है। ठीक, अब इस पे कौन सा लोड एक्ट कर रहा है, टेंशन लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है ना, इतनी बातें चल रही। देखिए टेंशन लोड एक्ट कर रहा है, तो जो आपकी ये होती है या आपकी होती है बी, और इसकी जो मोटाई होगी वो कुछ टी होगी। तो इस प्लेट की सबसे पहले मैं माप लिख देता हूँ, क्या है इस प्लेट की माप जो होगी यह आपकी होगी बी इंटू टी, इसकी चौड़ाई और इसकी मोटाई इतना। ठीक, अब क्या कि मैंने इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे लगा दिया रिबिट। क्या लगा दिया, रिबिट। इसको इस प्लेट में फिक्स करने के लिए क्या लगा दिया मैंने, रिबिट लगा दिया। तो रिबिट का भी कुछ एरिया होगा ना, रिबिट का कुछ एरिया होगा। तो रिबिट का एरिया जो हम डिनोट करते हैं ये आपको समझने वाली बात है। तो रिबिट का एरिया जो हम डिनोट करते हैं वो होता है आपका, यहाँ से मैं रिबिट की बात कर लेता हूँ, तो जो आपका रिबिट होता है ये होता है डी इंटू टी। अभी डी इंटू टी क्यों ली गई इसके बारे में बता देता हूँ। जो आपकी डी होती है यह आपकी होती है डायामीटर, ठीक है ना, और ये कौन सी डायामीटर होती है, आपकी सकल डायामीटर होती है। सकल डायामीटर के बारे में और जो आपका साधारण डायामीटर है इसके बारे में मैंने स्टील डिज़ाइन के पहले लेक्चर में बताया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हो गई। देखिए अब सबसे पहले क्या है, सामर्थ्य का जो फॉर्मूला होता है, जो आपकी सामर्थ्य होती है, सामर्थ्य, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं मान लेता हूँ तनन सामर्थ्य है तो पी टी, ठीक, पी टी से मैं डिनोट करता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया, प्रभावी एरिया इनटू एफ टी, तनन प्रतिबल। ठीक, हमें सामर्थ्य निकालने के लिए दो चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, एरिया और एफ टी। एफ टी आपको एकदम फिक्स वैल्यू है। एफ टी जो होती है आपकी, ये होती है टेंशन मेंबर के लिए, एफ टी जो होती है 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। यह क्या है, आपका तनन प्रतिबल है, किसका, स्टील का।
ठीक, हम स्टील कनेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्टील जोड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपका है स्टील का तनन प्रतिबल, ये फिक्स वैल्यू है, ये हमें प्रयोगशाला से प्राप्त होती है। इसके लिए आपके पास IS टेबल है, IS कोड है, इसको आपको रटना है, पढ़ना है, आप कहीं से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए प्रभावी एरिया क्या होगा, मैं सबसे पहले एरिया की बात कर लेता हूँ। ठीक, प्रभावी एरिया क्या होता है, देखिए प्रभावी एरिया मैं यहाँ लिखता हूँ, प्रभावी एरिया इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है सामान्य एरिया, ठीक, माइनस ये जो रिवेट का एरिया, ये आपका है रिवेट का एरिया। देखिए कैसे, देखिए आप सबको पता है कि रिवेट गोलाकार होता है, तो आप कहेंगे कि मैंने यहाँ π/4d² क्यों नहीं लगाया, ठीक है ना। जो आपका सर्कल का एरिया होता है वो होता है π/d², तो मैंने यहाँ पे π/d² क्यों नहीं लगाया, देखिए क्योंकि मैं सकल यहाँ पे सकल व्यास लेता हूँ, ठीक है। सकल व्यास में क्या करूँ, जो आपका होल होता है ना उसकी साइज लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसको क्या साइज मान लिया, जो आपके यहाँ होल है वो मान ली, इसकी जो डायमीटर है वो d है और कितनी गहराई तक है t। जितनी मोटी आपकी प्लेट है उतनी गहराई तक तो आपकी ये d डायमीटर से गहराई होगी, ठीक। तो सामान्य एरिया जो यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका b × t, ये b हो गई और इसकी कुछ मोटाई t, सामान्य एरिया हो गई, ठीक। और मैंने इसमें से रिवेट का एरिया घटा दिया, रिवेट का एरिया मैंने कहा मान लिया, मैंने d मोटाई तक का इसमें होल किया है और कितनी गहराई तक होल किया है, t तक। तो प्रभावी एरिया को मैं यहाँ से AE डिनोट करता हूँ और जो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देख रहा है यहाँ और यहाँ t कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ t कॉमन ले लेता हूँ, t मैं यहाँ पे कॉमन ले लिया और ब्रैकेट लगा दिया, क्या बचा, b बच गया है, ठीक, और यहाँ पे क्या बचा है d। तो ये आपके प्रभावी एरिया का फॉर्मूला होता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे आई। अब हम बात करेंगे, अगर ये फॉर्मूला जो है सिर्फ एक रिवेट के लिए है, ये जो फॉर्मूला है ये एक रिवेट के लिए है। यदि रिवेट इससे अधिक हो, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 2 रिवेट है, 3 रिवेट हैं, ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ छोटा सा बदलाव होता है, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, फिर मैं वो जो बदलाव होता है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये आप डिनोट करते चलिएगा साथ साथ जो भी मैं बताता चलूँ, ठीक है ना। तो यदि जो ये वाला जो फॉर्मूला है मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह सिर्फ केवल एक रिवेट हेतु, जब सिर्फ प्लेट में एक रिवेट द्वारा ये जाम की जाएगी तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब बोलता है कि 2 अथवा 2 से अधिक, यदि क्या लगी है, रिवेट लगी है, 2 या 2 से अधिक रिवेट हेतु। इस फॉर्मूले में पूरा फॉर्मूला ही रहेगा, बस खाली थोड़ा सा चेंज और होगा। जितने रिवेट होंगे ना, जितने रिवेट होंगे मैं उनको n से डिनोट कर दूंगा, n से, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होगा। इसका प्रभावी जो एरिया होगा वो होगा A इज इक्वल टू ब्रैकेट में B माइनस n d इंटू टी। देखिए अब यहाँ पे n क्या है, रिवेट संख्या। इतनी बातें आपको पता चल गई, n क्या है। देखिए यदि केवल एक रिवेट लगी तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड है, लेकिन ये 2, 3, 4, 5, 6 इससे ज़्यादा लगी है तो आपका ये फॉर्मूला वैलिड है, ये वाला नहीं। अब ये शर्त ये थी जब ये प्लेट द्वारा जोड़ी जाएंगी, जब ये प्लेट द्वारा जुड़ती हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है। अब इसमें थोड़ी सी बात आपको और समझने वाली है। देखिए ये इसमें भी एक शर्त है, पहले आप समझ लीजिए क्या है। जब आप क्या करते हैं, एक मतलब कि श्रृंखला में रिवेट लगाते हैं, जब आप एक श्रृंखला में रिवेट लगाते हैं तो आपके ये फॉर्मूले काम वहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन जब जिगजैग या डायमंड वाली संरचना में आप रिवेट की व्यवस्था करते हैं, रिवेट से फिक्स करते हैं, तो वहाँ पे ये लटक जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका काम में नहीं आएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अब देखते हैं हम वो वाला फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले उसको हम एक फिगर से समझ लेते हैं कि जो फॉर्मूला है जिगजैग, यदि वो लगी है, कैसे जिगजैग रिवेट लगी है तो वो उस पर कैसे ये
वैलिड होगा या उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है ना। ये तो आपकी श्रृंखला रिबिट के लिए। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देता हूँ, ये है क्या, श्रृंखला रिवेट व्यवस्था। ये आपकी श्रृंखला रिवेट व्यवस्था। ये तो आपको नहीं, ये आपको याद रखना है, इसको डिनोट नहीं करना है ना। मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रही सही से। सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखिए एक चीज़ और, ये श्रृंखला वाली रिवेट होगी, मैंने बता दी। अब बात करते हैं हम सब दूसरा इसमें जो पॉइंट है, विषम श्रृंखला रिवेटिंग हेतु जो प्रभावी एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक ना। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रभावी एरिया ए ई इज इक्वल टू बी माइनस एन डी प्लस एन, ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है वह आपका आता है पी 1 स्क्वायर बाई 4g। ये तो आपका प्रभावी चौड़ाई हो गई। यदि मैं क्या करूँगा, इसमें t से गुणा करा देता हूँ तो ये आपका एरिया आ जाता है। अब देखिए पहले इसकी व्यवस्था क्या होती है, ये आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखना, मेरे पास कोई एक प्लेट है और इस पर क्या टेंशन लोड एक्ट कर रहा है, ठीक। मैंने क्या कि रिबिट यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, ठीक है ना। यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई, यहाँ लगाई और यहाँ लगाई। मैंने रिबिट लगा दी। देखना अब मैं ये जो आपकी अब यहाँ से क्या गुजरने वाली, आपकी रिबिट रेखा गुजरने वाली है, जो आपकी इधर से गुजरेगी। यह क्या है, आपकी रिबिट रेखा है। यहाँ पे समझिए, समझने वाली बात आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए मैं मानता हूँ यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ठीक। अब देखना, मेरी बात समझना। यदि एक ही, देखिए अब यहाँ पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है, लेकिन कब, ये केस आपको समझने वाली बात है। देखिए यदि सिर्फ एक ही रेखा में रिबिट लगी है तो ये फॉर्मूला आपका ये वाला चल जाएगा। यानी क्या है, ये पूरी रेखा में कितने रिबिट लगे हैं, देखना 1 से 4 तक की रेखा में कितने रिबिट लगे हैं, 1 रिबिट लगी है, 2 रिबिट लगी है, 3 और 4 रिबिट लगी है इस पहली वाली रेखा में। तो यहाँ यदि अगर बोल दीजिए जो आपकी दूसरी रेखा इसमें, जिसमें 6 और 7 और 8 इस पर रिबिट लगी हैं, उसके लिए भी वैलिड है। यदि बोल दे कि रेखा, देखिए अब मैं मानता हूँ यहाँ से कि यह फॉर्मूला कब वैलिड है, इस पर मैं बातें करने वाला हूँ, ठीक है। बोल दे कि जो आपकी रेखा है, रेखा 1 2 6 3 7 4 8 5। ये ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ये उलझाने वाला टॉपिक है। बाकी आप समझ जाएंगे क्योंकि बहुत आसानी से तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला इसमें मैं रखता हूँ, देखिए ए ई बराबर सबसे पहले बी। इस प्लेट की चौड़ाई कितनी है, बी, तो प्लेट की चौड़ाई हो गई बी माइनस, देखिए इस रेखा में, ये इसको मैं N1 कह देता हूँ, ठीक। इस रेखा में कितनी रिबिट लगी है ये आपको समझना है, ठीक। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान समझिए। देखना ये रेखा आपकी आई ऐसे, फिर ये आपकी गई ऐसे, फिर ये इधर आई है, फिर ये इधर आई है, और ये इधर आई है, ये इस तरफ आई और ये इस तरफ आई, फिर ये नीचे चली गई है, ठीक। इस रेखा में कितनी रिबिट लगी हैं ये आपको समझना। देखिए 1 रिबिट, 2 रिबिट, 3 रिबिट, 4 रिबिट, 5 6 7, ठीक। तो यहाँ पे जो ये n है इसकी जगह पे हम रखेंगे 7, ठीक। डायमीटर जो होगी वो सब हमें सवाल में दे दी गई जाएगी।
तो यहाँ पे डायमीटर की जगह पे डी। ठीक, जिग्जैगली एक चीज़, अब यहाँ पे देखना N1 मैंने लिखा अभी थोड़ी देर पहले। N1 का मतलब क्या है? ये रिविट रेखा है। रिविट रेखा ये प्लेट के अंदर से अंदर ले जाती है। N1 क्या है? रिविट रेखा, ये प्लेट से अंदर अंदर ले जाती है। रेखा कौन कौन सी है देखना, पहली रेखा ये आपकी एक वाली, ये वाली हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये। ठीक, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा प्लस, N1 की जगह रखूंगा 6। पिच, जो आपकी पिच होती है वो ये दूरी होती है, P1 लिखा है ना, ये इसे कहते हैं विषम पिच, इसको कहते हैं P1, इसको हिंदी में कहेंगे विषम पिच। ये क्या है? विषम पिच। ठीक है, विषम पिच हो गई। तो ये हो गई 6P1 का स्क्वायर बटे 4G। ठीक, तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। समझ में आ गई होगी ये बातें। ठीक, टी क्या है? टी इसकी मोटाई होगी प्लेट की, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं इसको ब्रैकेट में करके, ये आपकी यहाँ पे टी। एरिया क्या प्रभावी, और ये समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हो रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, अभी मैं इस पर एक न्यूमेरिकल लगाऊंगा, और सवाल मैंने न्यूमेरिकल लिख रखा है। ठीक है ना, सवाल किताब से मुझे देखना पड़ेगा, इसमें नहीं, मैंने इसमें एक सिर्फ डिज़ाइन का एक सवाल लिख रखा है। ठीक है ना, तो एक सवाल मैं सबसे पहले ले लेता हूँ जिस पे ये लागू हो। तो सवाल अभी मैं करवा लेता हूँ, फिर या तो बाद में करवाऊँगा। सवाल, एक सवाल है, देखिए सवाल जो आपकी जिगजैग वाली, इसके लिए आपको फिगर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके किताबों में सवाल है वो बोल दिया कि फिगर संख्या, चित्र संख्या, इससे इससे ये है। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल है, मैं इसको रिविट व्यवस्था वाला एक अलग से इस पर लेक्चर लेके आऊँगा, जो आपकी रिविट व्यवस्था पे न्यूमेरिकल है। ठीक है, बाकी इसके आगे आज हम सब पढ़ते हैं, इसको हम न्यूमेरिकल वाले भाग को बाद में करेंगे। बाकी और न्यूमेरिकल हैं जो हम सब करेंगे, आज ही करेंगे। आज हम सब इस चैप्टर को पूरा पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे बातें हो गई कन्फर्म। ठीक, सामर्थ्य निकलने के बस क्या करना है, इस एरिया में FT से गुणा कर दे देना है, हमें सामर्थ्य आ जाएगी। तो ये 2-3 बातें आपको हो गई कन्फर्म। अब जो आपकी आगे की जो बात आती है, हम सब उस पर बातें करने वाले हैं। ये तो थी जब आपकी प्लेट से जुड़ी हो, और जो आपकी रिविट व्यवस्था वो जिगजैग हो या श्रृंखला में हो, इसके लिए ये सारे तरीके थे। अब हम सब क्या करने वाले हैं, अब हम सब एंगल सेक्शन ISA से बांधेंगे, और उसको कैसे पढ़ते हैं इस पे हम सब चर्चा करने वाले हैं। तो ISA आप सबको पता होगा कि ये स्टील का एक भाग होता है। इसके बारे में मैंने बता रखा है आपको पहले लेक्चर में, जिसमें हम सब ने बात की थी स्टील स्ट्रक्चर में जो प्रयोग होने वाले खंड हैं उसकी। ठीक, तो सबसे पहले जो बात आती है कि देखिए एंगल सेक्शन है आपका ISA के बारे में, जो आपका इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आने वाला है वह आपका है ISA। देखिए ISA, ठीक, ISA मैं मान लेता हूँ इसकी जो साइज होगी वह x × y × z mm, मैंने ये मान लिया है। जो आपकी ये होती है, ये आपकी L1 होती है, ये आपकी जो होती है ये आपकी होती है L1, जो ये आपकी होती है ये होती है आपकी L2, और ये होती है थिकनेस T। कंफर्म। देखिए अब सवाल में आपको कैसा लिख के आएगा, वो बोलेगा कि जो आपका एंगल सेक्शन है वो गसेट प्लेट के साथ जुड़ी है, और इस पर क्या आ रहा है, तरन लोड आ रहा है। तो तरन लोड किस तरीके से आ रहा है, हम सब इस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए मैं संरचना बनाता हूँ, फिर आपको समझना है। देखिए ये आपकी गसेट प्लेट हो गई, मैं गसेट प्लेट बनाने जा रहा हूँ। ये आपकी क्या है, गसेट प्लेट है। ये आपकी क्या है, गसेट प्लेट है। ठीक, इस पे एंगल सेक्शन, ये मैंने एंगल सेक्शन लगा दी, और यहाँ पे लगा दी क्या, रिवेट। यहाँ पे मैंने लगा दी रिवेट।
ठीक। और मैंने कर दिया एक्स को फिक्स। देखिए ये आपकी जो होती है, ये आपकी होती है यल, ये आपकी होती है L2 और ये होती है आपकी T। देखिए एंगल सेक्शन के बारे में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी। सबसे पहले क्या, इसके सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें देखना, आपको स्टील टेबल देखनी आनी चाहिए। स्टील टेबल की किताब मैंने आप सबको शायद दिखाई हुई है इसके पहले वाले लेक्चर में, 1-2 लेक्चर में पहले मैंने बताई थी स्टील टेबल के बारे में कि कैसे देखते हैं। मैं फिर से बता दूंगा स्टील टेबल एक दिन आपको अच्छे से रिकॉर्ड करके एक वीडियो। तो ये सवाल आपको समझना है। देखिए इसमें हमें एरिया हम 2 तरीके से निकालते हैं इसमें एरिया। सबसे पहले जो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, यदि एंगल सेक्शन से कोई टेंशन मेंबर जुड़ी है तो हम इसकी सामर्थ्य ज्ञात कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यदि एंगल सेक्शन से कोई टेंशन मेंबर बधी है तो इसकी सामर्थ्य क्या होगी, हम सब इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें हमें 2 तरीके से एरिया निकालना होता है। उसको कैसे निकालते हैं ये समझिएगा। देखिए सबसे पहले जो आपका A1 होता है वह आपका होता है क्या, L1 माइनस D माइनस T/2 इंटू T। देखिए यदि एक रिबिट लगी है, फिर से वही पहले वाली बात, यदि एक रिबिट लगी है तो यहाँ पे सिर्फ D रहेगी। यदि एक से अधिक रिबिट लगी है तो N। पता चल गई ना, यहाँ से A की वैल्यू आ गई। देखिए और L क्या है आपकी, ये वाली लेंथ है। ठीक, अब मैं दूसरा एरिया निकालूंगा। A2 इज इक्वल टू L2 माइनस T/2 इंटू T। A2 L2 आपकी ये हो गई, T-2। इसमें ND या D कहीं नहीं रखे क्योंकि ये जुड़ी नहीं है आपके गसेट प्लेट से, इसलिए इसकी पूरी लंबाई में से क्या करेंगे हम। देखिए इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, देखिए इसको L1 इंटू टी लिख सकता हूँ, माइनस ND इंटू टी लिख सकता हूँ, माइनस T इंटू T/2। ठीक, ये मैं लिख सकता हूँ। इसको देखना, ये वाली जो वैल्यू है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कैसे आती है, तो समझ गए होंगे आप ना ये फार्मूला कैसे आया। और इस पर ये T हो गई आपकी, ये दूसरा एरिया हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा सा और दिक्कत है, एक छोटी सी बात आपको जान लेनी है इसको सॉल्व करने से पहले। देखिए यदि एंगल प्लेट जो है ना, ये आपका एंगल सेक्शन जो है सिर्फ इस गसेट प्लेट से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। देखना एक बार ऐसा केस है कि जिसमें 2 एंगल सेक्शन लगे होंगे लेकिन वो गसेट प्लेट से लगेगी, तो उसका भी तरीका आपका यही होगा। फिर आपको जो तीसरा भाग आने वाला उसमें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। उसमें क्या होगा, इधर भी फिक्स होगी और ये एंगल सेक्शन एक इधर भी लगेगी, वो भी फिक्स होगी और यहाँ भी फिक्स होगी। वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलता है। ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी शायद आपको। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ सही से रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ ठीक, तो ये यहाँ से बातें होंगी। ठीक है, अब क्या होता है, जो आपकी एरिया प्रभावी एरिया होती है, यहाँ से प्रभावी एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2 इंटू K। ये आपको समझने वाली बात है कि K क्या है और कहाँ से आता है। ठीक है, K का तरीका होता है, K इज इक्वल टू होती है आपकी 3A1 बाई 3A1 प्लस A2। कन्फर्म, ये आपके यहाँ से प्रभावी एरिया आ जाएगी और सामर्थ्य का आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, सामर्थ्य जो आपका P इज इक्वल टू हो जाएगा, P इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू हो जाएगा AE इंटू FT। ठीक, मैं नाम लिख देता हूँ क्या है। देखिए जो आपका L1 है वो आपका है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं L1 गसेट प्लेट से जुड़े टांग की लंबाई। ठीक, L2 क्या है, फ्री लटक, फ्री लटक रहे
टांग की लंबाई। ठीक, टी आपकी, टी का सवाल में पूरे, अच्छा सवाल में रोल है तो मैं टी के बारे में भी लिख देता हूँ। टी बराबर आपका होगा ISA की मोटाई। ठीक है ना, इतनी बातें आपको हो गई, यहाँ पे पता चल गई। बाकी A1 क्या है, A2 क्या आप यहाँ से देख सकते हैं। के क्या है इसके बारे में मैंने बता दी, के क्या है, एक नियतांक वैल्यू है। ठीक है ना, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने सभी बातें बता दी। ठीक है, अब देखिए इस पर एक न्यूमेरिकल सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, उसको बता देता हूँ। ठीक है ना, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगी। देखिए सवाल में बोल दिया है कि जो ये आपके, देखना यही लिख दे रहा हूँ, देखना जो आपकी ये रिबिट है, इसकी जो डायामीटर है यह कितनी है, 18 mm है। और जो आपकी ये आपका IS है, ISA। ठीक, इसकी जो माप बोल दिया कितना है, 100 × 75 × 10 mm। सवाल में ही तो डाटा दे दिया आपको। अब बोलता है कि प्लेट की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब जब सवाल आपका इस तरीके से आएगा तो बोलेगा प्लेट की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, इसमें आपको कैसे करना है ये हम सब सीखेंगे अभी इसी वक्त। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1। सवाल में क्या बोलेगा कि एक आपका कोणीय खंड है जो कि आपका टेंशन मेंबर के लिए कार्य कर रहा है। एक एंगल सेक्शन है जो कि आपका टेंशन मेंबर के लिए कार्य कर रहा है, और इसको फिक्स करने के लिए हमने क्या रखा है, 18 mm का रिबिट लगा रखा है, जो कि आपको फिगर में, चित्र में प्रदर्शित है। जोड़ का, या कह सकता हूँ अभिकल्पन करें किसका, सामर्थ्य का अभिकल्पन करें, सामर्थ्य की गणना करें, ऐसे बोल देगा सवाल में। तो देखिए कैसे करेंगे हम सब इसको, सवाल को देखिए मैं ही बगल में सॉल्व कर देता हूँ, और के की वैल्यू क्या है मैं इधर लिख देता हूँ। के की वैल्यू मैं इस तरफ लिख देता हूँ। जो हमारा के इज इक्वल टू होता है, या होता है आपका 3A1/3 A1 + A2। ठीक, बाकी सब तो आपके सामने लिखे ही गए हैं। ठीक है ना, देखिए अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, देखना ये आपकी जो होती है डी है और ये फाई है, तो इसके जो डी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी, जो आपकी डी की वैल्यू होती है वो आपकी होती है 19.5 mm। ऐसा क्यों, पहले चैप्टर में मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपकी रिबिट होती है, यदि उसकी डायमीटर 25 mm तक है, यदि आपके रिबिट की डायमीटर 25 mm तक है तो हम क्या करते हैं, 1.5 ऐड कर लेते हैं। 25 mm तक है तो 1.5 ऐड करते हैं, यदि इससे ज़्यादा है तो 2 ऐड कर लेते हैं, 2 mm ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो मेरी 25 mm से कम है इसलिए उन्होंने 1.5 ऐड कर ली है। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मेरे सवाल में ये आपका L1 हो जाएगा, ये आपका L2 हो जाएगा, ये आपका T हो जाएगा। A1 सबसे पहले निकालेंगे हम सब। A1 बराबर L1 कितना है यहाँ पे 100 है, माइनस एक रिबिट से जुड़ी है, फिगर में एक रिबिट से जुड़ी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे L की जगह पे 1 इंटू D कितनी है 19.5 और फिर माइनस T कितना यहाँ पे 10/2 इंटू T कितना है 10। ठीक, और फिर मैं यहाँ से A2 लिख दूंगा, इसकी जो फॉर्मूला लगेगा वो हो जाएगा आपका 75 माइनस 10/2 इंटू 10। आप A1 और A2 की वैल्यू निकालें और हम भी निकाल लेते हैं। शुरू करते हैं। A1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 माइनस, अगर 1 से गुणा करूँगा तो यही आएगी, तो आएगी -19.5, फिर माइनस में 10 में 2 से भाग करूँगा तो 5 बचेगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई 75.5 mm, इंटू मैं इसमें कर दूंगा किससे 10 से, तो ये आ जाएगी 7.5 mm स्क्वायर। A1 की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। अब फिर A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम सब। 75 माइनस 5 70 आ गया, इसमें गुणा करूंगा मैं 10 से, तो ये मेरे पास आ जाएगी 700 mm स्क्वायर। हमें प्रभावी एरिया निकालनी है, क्योंकि सवाल में हमें प्रभावी एरिया लगेगी। ठीक है, तो प्रभावी एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है प्रभावी एरिया, वो होता है A1 प्लस K इंटू A2। हमें K भी नहीं पता है तो K मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। K कैसे निकालूँ, देखना
सबसे पहले 3 है तो 3 रखूँगा मैं यहाँ से। A1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से 755 mm², ठीक। और नीचे कितनी है 3 इंटू A1 755 प्लस ये आपकी है 700, ठीक है। ऊपर mm रहेगा नीचे mm रहेगा, कट के एकदम बेमहीन हो जाएगी, ठीक। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। के की वैल्यू कहाँ आई है, के की वैल्यू मैं लिखूंगा कहाँ पे, मैं यहाँ पे के की वैल्यू लिख दूंगा, ठीक है ना, जो आएगी, क्योंकि नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 3 इंटू 755, ठीक है। अब मैं डिवाइड करूँगा इसमें 755 इंटू 3, ये मेरे पास आई 2265 प्लस 700, ये मेरे पास आई, के की वैल्यू कितनी आई है 0.763। इतना अंक तक लिख लेता हूँ, ये बहुत है, ठीक है। अब मैं प्रभावी एरिया यहाँ से निकाल लूँगा कितना, देखिए ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 755 प्लस 0.763 इंटू 700, इसमें मैं गुणा कर देता हूँ 700 का और जोड़ देता हूँ 755। तो ये आपके पास जो आपकी प्रभावी एरिया आई है यह आपकी आ जाएगी 1289.73 mm², ठीक। अब बात करते हैं सामर्थ्य की। इसकी सामर्थ्य निकालनी है तो जो आपके स्टील के लिए होती है एफ टी की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख रखी थी, वो होती है 150। सवाल में एफ टी की वैल्यू आपको ज़रूरत नहीं है रटने की ना याद करने की, सवाल में आपको एफ टी की वैल्यू दे देगा, ठीक। तो मैं सामर्थ्य का फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में मैं ये वैल्यू रख देता हूँ। तो मैं सामर्थ्य यहाँ से निकाल लेता हूँ, P बराबर जो हो जाए आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1289.73 इंटू 150, ये मेरे पास आ जाएगी कितने इंटू 150, ये आपकी आ जाएगी 193,460 इंटू 79 न्यूटन। इतना लोड वो सहन कर सकते हैं आपकी एक रिवेट से। आपने गसेट प्लेट के साथ एंगल प्लेट को यदि बांधा है तो सॉल्व हो गया इस तरीके से सवाल। इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाएंगे जब आपकी गसेट प्लेट एक एंगल सेक्शन के साथ और एक ही रिवेट के साथ जुड़ी हो। अब 2 रिवेट के साथ जुड़ी होगी तो भी तरीका यही लगेगा। एक अलग केस आती है, हम सब उस पर बात करने वाले, ठीक है। फिर आप समझिएगा वो कैसा आता है, ठीक। ये आपको शायद समझ में आ चुका होगा, मैं एक बार देख लो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है। एक जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है, किस प्रकार से और फिक्स की जाती है गसेट प्लेट में एंगल सेक्शन, उस पर बातें करने वाले। तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार पूरा फिर से, ठीक है। वो केस आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर जो है वो आपका बहुत अच्छा तो नहीं आता, पर न्यूमेरिकल आपको जो आते हैं ना ये बड़े अच्छे आते हैं। न्यूमेरिकल का एकदम फिक्स टाइप होता है, आसान तरीके से पूछे जाते हैं, एकदम लोकल सवाल देता है पेपर। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ के जाते हैं ना तो भी अब 50 में कम से कम 40 तो स्कोर कर ही ले जाएंगे। कितना भी आपका नंबर कटिएगा न्यूमेरिकल में आपके नंबर कट रहे हैं, क्योंकि 50 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आता है, 50 नंबर का थ्योरी। पेपर 100 ही नंबर का बनता है, बस उसमें जो आपके सेक्शन ए होंगे उसके 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपका एक 10 नंबर का होगा और दूसरा भी आपका 10 नंबर का होगा, ठीक। अब जो आपका दूसरी बात आती है, जो दूसरी शर्त आती है वो बात आती है, देखिए इस पर मैं थोड़ा उल्टा बनाता हूँ, समझने वाली बात क्या है। ये देखिए मेरी गसेट प्लेट है, ये मेरी क्या है गसेट प्लेट है, ये मेरी गसेट प्लेट है। समझने वाली बात आपको इसमें क्या है, ये आपकी एंगल सेक्शन है, देखिए ये आपकी क्या है एंगल सेक्शन है। दो एंगल सेक्शन आपको यहाँ पे लगी है, देखिए ये तो आपकी यहाँ से फिक्स होगी ही और ये आपकी यहाँ से फिक्स होगी ही, ये आपकी यहाँ से फिक्स, यहाँ से फिक्स, ठीक।
ठीक। अब इस पे लगा दिया इसने का ट्रैकिंग रिबिट लगा दी, ट्रैकिंग रिबिट, ठीक है ना, ट्रैकिंग रिबिट। ठीक, तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा बदल जाता है, फार्मूला सब कुछ वही रहेगा, बस खाली के वाला बदल जाता है, के जो हम सब नियतांक वैल्यू निकालते थे वो बदल जाता है। और वो बदल के क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। तो हम सब उस पर बात करेंगे के कैसे बदलता है। देखिए के के बारे में सबसे पहले यही लिख देता हूँ, के कैसे आता है अभी देखिए। इसलिए जो के होती है वो होती है आपकी 5a1 बाई 5a1 प्लस a2। मैं एक बार देख लूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, फिर आगे बताता हूँ। हाँ दिख रही है, सब कुछ यही रहेगा, बस खाली तरीका बदल जाएगा आपका। जो ट्रैकिंग रिबिट ये जो यहाँ पर टैगिंग लगा दिया उसकी वजह से क्या होगा इस बात पे चर्चा करते हैं। इसके लिए भी आपका तरीका आपका वही है कि आप क्या करेंगे, जो आपका a1 होगा वह आपका होगा L1 माइनस ND माइनस T2 बाई 2 इंटू टी, और जो आपका A2 हो जाएगा वह आपका हो जाएगा फिर से वही L2 माइनस ND माइनस T2 बाई 2 इंटू टी। अच्छा ये इसमें ये T2 नहीं रहेगा, ये ND नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ आपका रहेगा। ठीक, जो आपका प्रभावी एरिया है वही आपका हो जाएगा फॉर्मूला A1 प्लस के A2, बस खाली के आपका ये वाला लग जाएगा। और सामर्थ्य जो इसका जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है वो AE इंटू FT, ये आपका फॉर्मूला होता है। शायद दिख रहा होगा आपको अच्छे से, हाँ दिख रहा है। तो मैं फिर से इस पर एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, ठीक है। और आज के लेक्चर में सिर्फ यही पढ़ेंगे, फिर जो आपकी एक दूसरी लेक्चर लेके आएंगे जिसपे हम सब डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित एक न्यूमेरिकल को करेंगे जिसमें लोड वोड दिया रहेगा। उस डिज़ाइन में सिर्फ दो चीज़ आपको देती है। सबसे पहले क्या देगा आपको, लोड दे देगा और रिबिट की डायमीटर दे देगी और सेक्शन बोल देगा, ये तीन चीज़ें देगा। और आपको डिज़ाइन करने को बोल देगा कि आप गणना करें इसके सामर्थ्य की और इसकी माप की गणना करें, ठीक है। ये सब डिज़ाइन करने होंगे आपको। कभी कभी ऐसा बोलेगा सेक्शन आप चुने, सेक्शन की माप क्या होगी वो सब भी आप डिज़ाइन में सीख जाएंगे, ठीक है। इसको मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं ISA 150 इंटू 100 इंटू 20, ठीक। L1 क्या है, L2 क्या है, T क्या है, ये पहले मैंने बता रखा है। अब सीधे हम फॉर्मूले पे इसकी वैल्यू रखते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेता हूँ मैं, जो डायमीटर है वो मान लेता हूँ 20 mm का है, तो इसके लिए D की वैल्यू जो हो जाएगी 21.5 mm हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से एरिया वाला फॉर्मूला A1 में रखते हैं। सबसे पहले A1 बराबर जो होगा आपका L1 कितना है 150 माइनस कितनी रिबिट लगी है, एक रिबिट लगी है, ठीक है ना। यहाँ भी एक रिबिट लगी, यहाँ भी दोनों सेक्शन के लिए एक एक, लेकिन दोनों सेक्शन अलग अलग हैं इसलिए रिबिट की वैल्यू एक ही रखी जाएगी, ठीक है ना। 1 इंटू डी की वैल्यू 21.5 इन माइनस टी की वैल्यू कितनी है 20/2 और यहाँ पे इंटू 20। आपके यहाँ से ये आप एरिया निकालिए और ये आपका एक A2 है वो कितना है 100 माइनस 20/2 इंटू 10। आप दोनों एरिया की वैल्यू निकालिए और फिर उसको उठा के आपको इसके वाले फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है। तो A1 जो आपका आएगा वो आ जाएगा 150 माइनस 1.5 माइनस 10 इंटू 20। ये आपके पास आई है कितनी 2370 mm²। और इसकी जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है, ये आपकी यही आएगी, सीधे एकदम सरल सा दिख रहा है। 100 में से 10 घटाएंगे 90 में 10 छूट करेंगे तो 900 आ जाएगी, ठीक है। ये आपको एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ये शायद नहीं आएगी कि शायद इससे ज़्यादा आएगी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद यही आ रही है, ठीक है ना। अब हम सब क्या करेंगे के की वैल्यू निकालेंगे। तो के की वैल्यू जो आएगी यहाँ से वो आएगी आपकी 5। A1 की वैल्यू कितनी आई है 2370, वही नीचे लिखेंगे 5 इंटू 2370 प्लस 900। इसकी जो वैल्यू आई है वह कितनी आएगी 5 इंटू 2370
इसमें मैं भाग कर दूंगा। इसकी वैल्यू जो आ रही है यहाँ पे 929.929, ठीक। ऐसे क्या की वैल्यू आ गई। अब आप आपकी एरिया निकाल लीजिए, टोटल एरिया कितनी आ जाएगी। ए इज इक्वल टू आ जाएगी आपकी A1 की वैल्यू कितनी है 2370 प्लस 900 इंटू 0.927 इंटू 900 प्लस 2370, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3206.47 mm²। ये आपकी प्रभावी एरिया आ गई है, ठीक है ना। के की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। के की वैल्यू कितनी आई है 0.929, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसकी सामर्थ्य निकाल दूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ से इसकी जगह बना लेता हूँ थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सामर्थ्य जो आपका P इज इक्वल टू होता है आपका, वो आपका होता है AE इंटू FT। तो A की जगह पे आपकी आई है 3206 इंटू 47 इंटू 150। ये आपके पास आएगी कितनी इंटू 150, ये आपके पास आ गई 48097.58 न्यूटन। ये आपकी P की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से क्या होता है, ये आपका जो आपके सारे सेक्शन थे, इन सेक्शन पे कैसे लोड कार्य करता है, इनको कैसे गणना करते हैं, ये सीख लिया हमने। अभी हम सब ने क्या नहीं सीखा है, जो आपका प्लेट है उस पर लोड कैसे एक्ट करेगा और कैसे व्यवहार करेंगे लोड एक्ट करने पे, इसको नहीं सीखा है, उस पर सामर्थ्य नहीं किया, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका लेक्चर आने वाला है, उस लेक्चर में हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले प्लेट पे सवाल लगाएंगे, या तो पहले डिज़ाइन सीखेंगे, लेकिन चैप्टर हमारा यही रहेगा टेंशन मेंबर, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और वीडियो आपको समझ में आई तो आप वीडियो लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।